नमस्कार दोस्तों। रोज़ाना 4 लाख के करीब कोरोना के मामले और 3,500 के करीब मौतें, ये आंकड़ा बताती है कि हमारे जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से नाकाम हुआ है। और निश्चित तौर पर ऐसे आंकड़े के साथ न तो अस्पतालों में हमें बेड मिल पाएगा, न ही ऑक्सीजन मिल पाएगी। ये आंकड़े जो है वो तब है जब सरकारें लगभग बहुत से आंकड़े छुपा रही है, आंकड़े कम करके बता रही है। शमशान घाट में जितने लाशें जलाई जा रही है सरकारी आंकड़े से वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े जो सरकार अपनी तरफ से जारी करती है वो बहुत ही बड़े स्तर पर है। और जो असली तस्वीर है वो इससे और ज़्यादा भयावह यकीनी तौर पर होगी। उसके बाद भी जो हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मई महीने के मध्य में दूसरी लहर कोरोना की चल रही है वो अपने पीक पर होगी। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस वक्त हम करीब 5,000 मौतें रोज़ाना के आंकड़े को झेलना हमें पड़ सकता है। तो ऐसे वक्त में ये जो आंकड़े हैं वो यकीनी तौर पर जो अस्पतालों के बाहर मरीजों को भर्ती करने के लिए जो कतारें लगी रहती है, शमशान घाट के बाहर मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जो लंबी कतारें लगी रहती है, उन तस्वीरों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई उन तस्वीरों को कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो सत्यापित करते हैं। तो ऐसे वक्त में जनता जो कि सरकार से सीधे संपर्क करके मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि सरकार वैसे भी बहुत व्यस्त है। इतने बड़े देश में हेल्थ स्ट्रक्चर जो कि पहले से ही ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर पहले से ही कोई कभी बात नहीं हुई, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं रहा कभी। क्योंकि हमारे पास धर्म थे आपस में लड़वाने के लिए, हमारे पास में पूंजीपति थे फायदा दिलवाने के लिए। तो हमारा जो सरकार थी उसे यकीनी तौर पर वक्त नहीं मिला इन सब बेकार की चीज़ों पर सोचने के लिए, और जिस वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब हम ये सोच सकते हैं कि शायद अब जाकर सरकार जो मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं कि उस पर काम करने का विचार करेगी। बहरहाल ये जो स्थिति है बहुत भयावह है। हम जानते हैं कि जनता पर सरकारें पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे सकती है। पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था में यकीनी सबको इलाज मिलना असंभव है। तो ऐसे में वो लोग जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है लेकिन जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने लिए मदद मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो नागरिक जो अपने लिए अस्पतालों में मदद न मिलने के वजह से अगर सोशल मीडिया पर मदद मांगते हैं या फिर ऐसा कुछ कहते हैं जिससे कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचे, तो उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सरकार पहली दफ़ा तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो दरअसल ऐसा करने के बजाय जो है नागरिकों पर कड़े कड़े कानून लगा रही है उनकी आवाज़ दबाने के लिए। तो आदित्यनाथ के मुताबिक सरकार में न तो बेड की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है। उनके मुताबिक जो राज्य की स्थिति है वो ऑल इज़ वेल है। उसके बाद भी अगर हम रिपोर्ट्स देखें अलग अलग अखबारों की, तो वो ऐसा नहीं लगता है कि जो आदित्यनाथ के जो दावे हैं उससे मेल खाती हो। तो निश्चित तौर पर तस्वीर अलग है, आदित्यनाथ कुछ अलग कह रहे हैं। और उसके बाद भी जब हम मदद मांगने सोशल मीडिया पर जाते हैं, हम आदित्यनाथ से मदद नहीं मांग रहे हैं, हम किसी सरकारों से मदद नहीं मांग रहे, क्योंकि हमें पता है वो विफल हो गई है। सरकारें अस्पतालों के अंदर देख रेख करती हैं, हम बाहर हैं, इसलिए हम बाहर लोगों से मदद मांग रहे हैं। अगर कोई मदद कर सकें तो अगर उसमें भी अगर सरकारें जो है अपना शिकंजा कसती है, यदि अगर कानून का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश करती है, तो ये यकीन मानिए, मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं कि ये निहायत गिरी हुई स्थिति हो जाने के बाद बहुत ही गलत तरीके से नेताओं का जो सो कॉल्ड नेता है, जो नेता मैं नहीं मानता इन्हें, जो सो कॉल्ड जो नेता है वो उनकी बहुत ही गिरी हुई ये हरकत दर्शाता है। सिर्फ आदित्यनाथ की बात नहीं है, हर्षवर्धन का भी अगर आपके हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर उनकी बात सुने तो वो भी ये कहते हैं कि कोई शॉर्टेज की कमी, कोई ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बल्कि जो जितना होना चाहिए उससे दुगनी इससे आ रहा है। तो
उनके मुताबिक भी कोई परेशानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी और चीज़ से मर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बीजेपी को वोट न दिया हो, इसलिए मर रहे हैं वो। तो हर्षवर्धन के मुताबिक भी सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की भरपूर अवेलेबिलिटी है। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के, टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। तो आपने सुना, हर्षवर्धन के मुताबिक कोई किसी चीज की कमी नहीं है। फिर न तो योगी आदित्यनाथ किसी कमी की बात कह रहे हैं, न तो हर्षवर्धन किसी कमी की बात कर रहे हैं, तो फिर यकीनन ये लड़की गलत बोल रही है। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ, अभी हिम्मत हो यहाँ। तो आप देख सकते हैं लड़की किस तरीके का अभिनय, मतलब कितने बेहतरीन तरीके से अपना जो है नाटक कर रही है। अस्पताल के सामने खड़े होकर के वो कह रही है कि बेइंतहा पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं लोग इस तकलीफ भरे समय में भी रोते हुए मीडिया के सामने किस तरीके से ढोंग कर रहे हैं सरकारों को बदनाम करने के लिए, या फिर ये सरकार है जिसने मजबूर कर दी है लोगों को रोने के लिए। निश्चित तौर पर सरकारें जो है वो अपनी सेवाएं देने में विफल हुई है, उनका स्ट्रक्चर एक पूरे तरीके से विफल हुआ है। उसके बाद भी वो जब इलाज करने आए लोगों को जो कतारों में लगे रहते हैं, उन्हें कहते हैं बरगद के नीचे बैठो ऑक्सीजन मिलेगी, पीपल के नीचे बैठो ऑक्सीजन मिलेगी। मिल रहा है ना ऑक्सीजन कैन मिल रहा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दो, यहीं पे बोल रहे हैं पुलिस वाले हमको, मम्मी को ले जाओ पीपल के पेड़ के नीचे बैठाओ। बोल रही है पीपल नीचे बैठिए, जाके पीपल नीचे, प्रशासन बोल रहा पीपल बरगद नीचे बैठो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। ये बताता है कि सरकार सिर्फ न तो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्हें पूरा करने में नाकाम रही है, बल्कि उनका जो दिमाग, उनकी जो मानसिकता है, वो उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए वो भी नहीं है, वो भी निश्चित तौर पर डगमगाया हुआ है। तो ये हालात उनके इन विचारों से जाहिर होते हैं कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रचार करते या फिर मदद मांगते हुए सरकारी व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते नजर आएंगे, उन पर NSA के तहत कार्रवाई होगी। मतलब कि योगी आदित्यनाथ जो लोग रो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनकी जिंदगी जा रही है सरकारी विफलताओं के कारण, उन्हें आतंकवादी मानते हैं। अब आतंकवादी अगर ऐसे ख्यालात से देखा जाए तो आतंकवादी यकीनन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा वो व्यक्ति हो सकता है। नागरिकों को कम से कम ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में शशांक यादव, ये अमेठी से है, इन्होंने इसी लहजे में अपने जो दादा या नाना है उनके लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी और बताया कि क्या हाल है अस्पताल में, किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है। तो अमेठी की पुलिस ने उन पर IPC की धारा 269 और 505 के तहत कार्रवाई की। इन सब घटनाओं को देखते हुए जो साकेत गुप्ता है, ये एक एक्टिविस्ट है,
इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली कि जिस तरीके से सरकार ऐसे कठिन वक्त में भी, जब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, वो मदद मांग रही है, उनके पास एक ही उपाय है सोशल मीडिया का रास्ता जिस पर वो मदद मांग सकती है, उसमें भी सरकार जो है अपना क्लेम डाउन कर रही है, उन्हें दबा रही है। तो ऐसे में जो साकेत गुप्ता है, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका डाली कि ये न तो सिर्फ जो आर्टिकल 21 है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, और आर्टिकल 21 आपको बता दें कि अगर आपातकाल भी लगता है तब भी ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, राइट टू लाइफ, ये जो है जीने का अधिकार जो है, और आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जनता जब सोशल मीडिया पर आवाज उठा रही है, सोशल मीडिया पर जब अपनी बात कह रही है, जो अपना दर्द बता रही है, मदद मांग रही है, वो एक तरीके से आर्टिकल 19 एक तरीके से उन्हें उस चीज के लिए संरक्षण देता है। और वो जिस चीज के लिए मदद मांग रही है, वो ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रही है, वो अस्पतालों में बिस्तरों के लिए मदद मांग रही है, बेड की मदद मांग रही है, तो वो एक तरीके से जीने का जो अधिकार है हमारा आर्टिकल 21 जिसका संरक्षण करता है, वो उसके तहत यकीनन अपनी आवाज उठा रही है। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा, 30 अप्रैल को, कल की बात है, तो उन्होंने ये कहा, बड़े सख्त लहजों में कहा, और मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और सारे जो भक्त हैं वो कतार से खड़े होकर के इस चीज को सुने। मैं चाहता हूं कि उन्हें कुछ चाटे मारे जाए। तो जो उनकी हरकत है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा, वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, if citizen communicate their grievance on social media and internet, then it cannot be said it was wrong information। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहे हैं, और वो यकीनन योगी आदित्यनाथ जैसे जो मुख्यमंत्री है या फिर जिनके हाथ में ताकत है कानून की, वो उन्हें यकीनी तौर पर सीधे तौर पर समझा रही है या फिर सीधे तौर पर चेता रही है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी जो दुख आपस में साझा करते हैं या फिर बयां करते हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। इट कैन नॉट बी सेड इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके आगे और सुनिए, रुकिए, मैं चाहता हूं कि भक्तों और ऐसी मानसिकता के मुख्यमंत्रियों को एक दो चाटे और मारे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी में और आगे कहा कि claiming down of any information by any authority will be treated as contempt of court। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर इस तरीके की घटनाएं अगर होती है, अगर लोगों के जो सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बाद अगर उन पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आएगा। मतलब एक तरीके से ये अदालत की अवमानना कही जाएगी। उन्होंने सभी अथॉरिटीज को ये चेताया कि ऐसा करने से उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। और रुकिए, मैं चाहता हूं कि एक दो चाटे और आप लोग खाएं क्योंकि आप इसी लायक है। तो इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज गो टू ऑल द स्टेट एंड डीजीपी ऑफ द स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक कड़ा संदेश उन सभी को चले जाए। स्टेट का मतलब यकीनन वो राज्य के मुख्यमंत्री या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें चिन्हित करके कह रही है। स्टेट का मतलब संवैधानिक संस्थाएं होती है, और डीजीपी हर स्टेट के की ऐसी कार्रवाई से बचें। और एक साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं को लेकर के दिया है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और बहुत ही सही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नागरिकों के जो इस कठिन समय में भी जो दुख दर्द को जो संरक्षण देने वाला फैसला कह सकते हैं। और इसके पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसको और मजबूत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया इज डूइंग अ गुड जॉब इन रीचिंग आउट टू पीपल्स इन अर्जेंट मेडिकल नीड्स। तो मतलब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कह रही है कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। वो लोग जिन्हें ज़रूरत है इलाज की या जिन्हें ज़रूरत है किसी मेडिकल मदद की, वो उन तक पहुंचने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम सोशल मीडिया इस समय बन रहा है। उसके आगे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उसने ये भी कहा कि
Many celebrities and social media influencers have also lent a voluntary hand in campaigning real-time information on availability of resources and sharing toolkit. तो इसमें वो कहती है कि जो सोशल मीडिया पर ऐसी मदद मांगने से जो सेलिब्रिटीज़ है या फिर जो वॉलंटियर्स है वो मदद को सामने आए हैं और ये अच्छी चीज़ है। ऐसे समय में जब सरकारें विफल हुई हो, ऐसे वक्त में यकीनी तौर पर सोशल मीडिया लोगों को आपस में जोड़ रहा है, लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, तो अच्छी बात है। लेकिन उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आप सोच लीजिए कि उनकी जो मानसिकता है हमारे जो योगी जी की, वो किस तरीके की है। तो योगी जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और उन्हीं के जो दावे हैं उन्हीं को सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि न तो राज्य में बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं, न तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है। ऐसे हालत में केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन जो कि माफ कीजिएगा, जो कि हाथरस केस को कवर करते हुए गिरफ्तार जिन्हें किया गया, उनकी तबीयत, वो मथुरा जेल में अभी बंद है। उनकी तबीयत खराब होने पर सरकार ने उन्हें मथुरा का कोई अस्पताल या फिर कोई बेड की व्यवस्था करके दी होगी, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली जाके उनका इलाज किया जाए। तो इसके खिलाफ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि यूपी में भी न तो बेड मिल रहे हैं, न तो ऑक्सीजन मिल रहे हैं, उसके बाद भी हमने सिद्दीकी कप्पन के लिए एक बेड की व्यवस्था की है, उसके बाद भी ये चाहते हैं कि इनका इलाज दिल्ली जाकर हो, तो ये गलत है। उन्होंने सिद्दीकी कप्पन का दिल्ली जाकर के इलाज करवाने के विरोध में ये कहा, और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और सॉलिसिटर जनरल को आमने सामने रखा जाए तो दोनों के जो विचार है वो एकदम से विपरीत नजर आते हैं। तो या तो सॉलिसिटर जनरल झूठ बोल रहे हैं अदालत में भी, या फिर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ऐसे कठिन समय में भी। तो यकीनन दोनों में से कोई तो झूठ यकीनन बोल रहा है। वो तस्वीरें तो हम कह सकते हैं कि झूठ नहीं बोलेगी जो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिस तरीके से का मातम पसरा हुआ है पूरे देश भर में। ऐसे समय में भी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बहुत मजबूती से और पूरी निष्पक्षता से इस खबर को दिखा रही है, जो आप कह सकते हैं कि जो मातम फैला हुआ है देश में उस पर रिपोर्ट कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर वो विदेशी जो अखबार है, वो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियंस हो, या फिर जितने भी जो प्रसिद्ध या फिर जितने भी जो दुनिया के जो टॉप क्लास जो प्रसिद्ध अखबार है वो एक तरीके से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो वो झूठा अहम है, जो वो कहते हैं कि सब कुछ सही है लेकिन विदेशी मीडिया गलत दिखा रहा है, तो वो यकीनी तौर पर इन खबरों का खंडन करते हैं। और इन जो विदेशी मीडिया है जो इस समय सच्चाई बयां कर रहे हैं, वो उनका मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट मोदी के बारे में लिख रहे हैं, टाइम्स मैगजीन, टाइम्स अथॉरिटी मोदी के बारे में लिख रहे हैं, और द ऑस्ट्रेलियन मोदी के बारे में लिख रहे हैं। तो लगभग पूरी दुनिया चीज़ों का एनालाइज करके ये समझ रही है कि किसकी गलती है। लेकिन भारत में यकीनी तौर पर जो भक्तों की जो कतारें हैं, वो जो शमशान या फिर अस्पतालों के बाहर जो कतारें हैं उससे लंबी है, उन लोगों की तादाद लंबी है जो हमारे मोदी जी के महल के बाहर खड़े होते हैं, तो वो यकीनन ये बात नहीं सुनेंगे। बहरहाल मैं वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले जो विदेशी मीडिया है वो किस तरीके से इस आपदा को देख रही है मैं चाहता हूं कि आप भी सुने। तो वॉशिंगटन पोस्ट मोदी के बारे में लिख रहा है, मोदीज पेंडेमिक चॉइस, प्रोटेक्ट हीज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया। उसके आगे लिख रहा है, ही चूज हिमसेल्फ। मतलब आपदा में मोदी के पास दो विकल्प थे कि वो देश को बचाए या फिर अपनी जो झूठी इमेज है उसे बचाए। तो मोदी ने देश को
प्राथमिकता न दे करके अपनी इमेज बचाना बेहतर, या हमें अपनी इमेज बचाने को प्रायोरिटी दी। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी लिखता है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो 2095 से 2011 के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रचार करके उन्होंने पोलियो को ख़त्म किया। जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त है कि उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में वैक्सीन बहुत ही जल्दी से पहुँचाया जा सकता है, उस इंस्टीट्यूट की बात करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि उसे $400 मिलियन का जो पैकेज है वो अप्रैल महीने के बीच में दिया गया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट को बहुत पहले से ही सहायता, सरकारी मदद जो है वो पहुंचनी चाहिए थी। तो वो आगे लिखते हैं कि जो मोदी है वो एक तरीके से हार्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो हार्ड डिसीजन लेते हैं लेकिन बिना किसी जो एक्सपर्ट है, जो बिना किसी जो विपक्षी दल है, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। बेवजह बिना तरीके से बेतरतीबे से कोई भी जो आदेश है वो अपना सुना देते हैं और उसे अमल में ला देते हैं, तो जिसमें जो गरीबों का जो ख्याल है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट इसके आगे लिखता है कि जो सरकारी जो फैसले हैं जिस तरीके से उन्होंने लिया है, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, वो चाहे जीएसटी हो, वो चाहे कश्मीर में 370 हो, जो कृषि कानून जो आए हैं वो चाहे हो, या फिर वो लोग जो लॉकडाउन हो बिना किसी पूर्व सूचना के, जो इस तरीके के फैसले हैं वो यकीनन उसने बहुत ज़्यादा असर डाली है देश की जनता पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, और वही आज हमें ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आज के हालात है वो उसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से साइड इफेक्ट है। इंटरनेशनल मीडिया वो काम कर रही है कि जो हम कभी सोचते थे कि इंडियन मीडिया करेगी। इंडियन मीडिया जो है इन दिनों एग्जिट पोल दिखाने में व्यस्त है, क्योंकि ये कंट्री जो है वो इलेक्टोरियल ऑटोक्रेसी पहले ही घोषित की जा चुकी है बड़ी एक संस्थान द्वारा। तो निश्चित तौर पर यहाँ जान से ज़्यादा चुनाव को तजब्बो दी जाती है, और वही वो काम इस वक्त भी सरकार, देसी जो मीडिया है, हमारे जो भारतीय मीडिया है, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच हम ये देखते हैं कि जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, जो हाल ही में हुए कुछ राज्यों के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन्स है वो एक तरीके से बायकॉट कर रहे हैं मीटिंग, वो जो डिबेट है उन्हें बायकॉट कर रहे हैं। वो उन्हें ये शायद ये अनुचित लग रहा है कि ऐसे वक्त में हम चुनाव पर चर्चा करें, और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा सराहनीय उनकी संवेदना है जो देश में हालात है उसके प्रति। तो वो बायकॉट कर रहे हैं उन चैनलों का, उन डिबेटों का जहां पर सिर्फ चुनाव की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड पर बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो वर्तमान की जो समस्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर हालांकि चुनाव के कारण ही जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, उसके कारण अभी उन राज्यों में जहां चुनाव के लिए इतनी बड़ी बड़ी भीड़ जमा की गई है हमारे राष्ट्रीय या यूं कहें खुद प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसका भी अभी साइड इफेक्ट देखना बाकी है। तो कम से कम चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो है पार्टियां या फिर कुछ दल अगर चुनाव पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, जो वो है कि जो वर्तमान जो हालात है उस पर बात करना चाहते, तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस ने बायकॉट किया है। और अगर आप मुझसे कहें तो मैं भी ये कहूँगा कि ऐसे हर एक चैनल का बायकॉट करें जो कि बहुत ज़्यादा वक्त इन एग्जिट पोल को दिखाने में लगा रहा है, और कोरोना की जो वास्तविकता है उसको लेकर के जो सरकारी जवाबदेही है उस पर सवाल नहीं कर रहा है। ऐसे किसी भी चैनल का मैं चाहूँगा कि बायकॉट किया जाए। ऐसी खबरें जो कोरोना के जो बदहाली दिखाती है, जो सरकारी बदहाली दिखाती है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी की पूरी तरह से कोलैप्स बताता है, तो ये ऐसी खबरें दिखाई जानी चाहिए। ये सच्चाई है और इससे भागा नहीं जा सकता। इससे भाग करके हम यकीनन अपने जो नागरिक है उनकी और ज़्यादा जाने लेंगे। हम जब तक इस तस्वीर को, इस सच को अपनाएंगे नहीं और इसे कबूलेंगे नहीं, तब तक के हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और फिर बेहतर चीज़ें नहीं होगी।
तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम पहले इस स्थिति को कबूलें। सरकार से भी विनती करते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी जो मांगे हैं, जो वो गुहार लगा रहे हैं, उस पर ध्यान दे और उन तक मदद पहुंचाए, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कहा जा रहा है कि मई महीने में इस दूसरी लहर का पीक आएगा, उसके पहले अपने आप को इतना दुरुस्त कर ले कि वो लहर जो है वो फीकी पड़ जाए हमारे जो बंदोबस्त है उसके सामने। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो सच्चाई है उसको दबाने का, जो दुनिया में जो सच दिखाया जा रहा है उसे दबाने के लिए लगभग पूरा का पूरा तंत्र लगाया जा रहा है। न सिर्फ देश का बल्कि देश के बाहर जो हमारे राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि है, समझ लीजिए, उनको भी इस काम में लगाया जा रहा है। तो सरकार इस काम से निश्चित तौर पर बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी। आज हम लगभग 40 जो दुनिया की जो देश है उनसे मदद नहीं ले रहे होते। 40 में से जो 25 देश है उन्होंने ऑलरेडी जो अपनी जो हेल्प है वो पहुंचाना शुरू कर दी है। हम इस स्थिति में हैं कि हम चाइना तक से मदद ले रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनसे भी मदद ली जा सकती है। हम अपने जो पड़ोसी जो मुल्क है, बांग्लादेश जैसे जो मुल्क है, उनसे तक मदद ले रहे हैं। तो न आत्मनिर्भर कुछ काम आया, न तो 56 इंच का सीना कुछ काम आया, न तो वो अति राष्ट्रवाद जो है जिसके नीचे हमने सारी मूलभूत जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको भुला दिया, न वो काम आया। तो आज कुछ काम नहीं आ रहा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जिनसे हमने खुद से अपने जो रिश्ते हैं वो ख़राब किए हैं। वो चाहे बांग्लादेश की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, वो चाहे नेपाल की बात हो, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दिया जाए तो आसपास के जितने भी मुल्क हैं हमने उन पर हिंदुओं के प्रताड़ना का आरोप लगाया। हमने उन जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंज करके उन्हें दुश्मन देशों के करीब लेकर के गए। लेकिन आज उन सब की मदद हमें मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारी मदद को लगे हैं। ये जो हालात है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा दयनीय। हम एक तरीके से असहाय हो चुके हैं। उसके बाद भी जो हमारा देश है, जो विश्व जो समुदाय है वो हमारी मदद कर रही है। और इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो सटीक और जो सरकारी जो संस्थाओं द्वारा सत्यापित जो दवाएं हैं वो मिल पाए। लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड के कटवार में जो फेक रेमडेसिविर दवाई है उनका प्रोडक्शन चल रहा था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पॉट से लगभग 200 के करीब फेक रेमडेसिविर की जो दवाई है वो हासिल की गई। और गिरफ्तार जो एक्यूज्ड हैं उनसे ये पता चला कि उन्होंने 2000 के करीब अभी तक ये ऐसी फेक रेमडेसिविर की दवाइयाँ बेची है 25,000 रुपये में। 25,000 एक रेमडेसिविर का रेट है। तो समझ लीजिए एक तरीके से ये हमारी मॉरल वैल्यू बताती है। हम घमंड करते हैं भारतीय होने पर, लेकिन कुछ लोग इस कठिन समय में भी अपना जो पॉजिटिव योगदान देने के बजाय एक तरीके से इसमें फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। तो कोई देश जो है वो एक तरीके से शुद्ध नहीं होता है, पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होता है। वहाँ के कुछ लोग यकीनन ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा राष्ट्र से ऊपर देखते हैं। बहरहाल इसके बाद 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को टीका लगना था, वैक्सीन लगना था जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। बट पूरे राज्यों में या फिर केंद्र सरकार या फिर केंद्र में बात कर लें तो जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सी सरकारों ने जो तय समय था, इस तीसरे जो फेज़ था हमारा, जो 18 से 45 साल मतलब 18 से 18 साल के ऊपर वालों को लगाने की जो शुरुआत थी, जो तीसरा फेज़ था, उसे अभी होल्ड पर रखा है क्योंकि दवाइयाँ नहीं हैं, किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रही है। तो जब दवाई ही नहीं रहेगी तो ये अभियान कैसे चलेगा। बहुत से राज्यों में जो पहले से जो दूसरा जो चरण था जिसमें 45 साल के ऊपर के लोगों को दवाएं लग रही थी, उसे भी स्थगित किया है वैक्सीन की कमी के कारण। तो वैक्सीन की कमी है और सरकार ने जब जो है 18 साल के ऊपर के जो मेडिसिन जो चाहते हैं लगाना, उनका रजिस्ट्रेशन जब वो चालू की तो महज 48 घंटे में ही लगभग 2,30,00,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए। काफ़ी बार जो रजिस्ट्रेशन करने की साइट थी वो भी कोलैप्स हुई। उसके बाद भी
लोग लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी ये अभियान शुरू नहीं होना है क्योंकि मेडिसिन की कमी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये आवेदन किया है। दोनों जो मेडिसिन बनाने की जो संस्थान है वो चाहे भारतीय बायोटेक हो जो कोवैक्सीन बना रही है, या फिर जो सीरम इंस्टीट्यूट हो जो कोविशील्ड बना रही है, तो दोनों से अभी ये जवाब आया है कि वो इस वक्त राज्य की या फिर हमारे मुख्यमंत्री की जो मांग है उसे पूरा नहीं कर सकते, उन्हें इंतज़ार करना होगा। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अभी पेशेंस रखना होगा और जल्द ही जब दवाइयाँ आएगी तो फिर मेडिसिन लगाना हम दोबारा शुरुआत उसकी करेंगे। ऐसे हालात में मैं बस आपसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करते रहें, और जो अफवाहें हैं, जो अदरक लहसुन और जो प्याज और जो सेंधा नमक और जो फिटकरी का पानी और फलाना ढिमका की तरह से जो र्यूमर्स, जो अफवाहें हैं जो फैल रही है, ऐसे समय में जब कोरोना से आप पहले से इन्फेक्टेड है, आपका यकीनी तौर पर जो मानसिक संतुलन है उस पर भी असर पड़ा है, आपका स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, उस वक्त में जो स्वास्थ्य पर असर पड़ा है उस पर आप इस तरह की असत्यापित चीज़ें जो घरेलू नुस्खे हैं व्हाट्सएप पे पढ़कर अगर आप उसको अपनाएंगे तो यकीनन वो आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और आपकी मानसिकता और आपका जो मानसिक संतुलन है, यकीनन हम समझते हैं कि अभी इस वक्त कुछ परेशान है, तो वो तुरंत अस्पतालों में जाने के बजाय ऐसी चीज़ों पर जल्दी यकीन कर लेती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज़ों से बचें, ये आपके लिए और खतरनाक हो सकता है। मैं जिस गांव में रहता हूं और यहाँ का जो गांव का जो हमारा ग्रुप है, जो सिकंदरा का जो ग्रुप है, वहाँ पर हमारे जो कुछ पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर भी लगभग रोज़ाना अगर मैं कहूँ तो एक कोई नया घरेलू चिकित्सा का एक वीडियो डाला जाता है जो कि पूरी तरीके से फेक होता है। हालांकि जो ये डालते हैं उनको चेताने के बाद भी वो लगातार इस तरीके की असत्यापित चीज़ें और गलत एक तरीके से चीज़ों को लगातार डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ग्राम स्तर पर भी जितने भी लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझे, इस चीज़ की जिम्मेदारी समझे कि इस वक्त किसी भी असत्यापित चीज़ों को अपने द्वारा फैलाए जाने से वो एक तरीके से अपने नागरिकों को और ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही समझेंगे, और बाकी हम तो है ही उन्हें समझाने के लिए, हम लगातार उन्हें चेताते रहेंगे जब भी वो इस तरह की कोई जो गलत अफवाहें हैं उसे अपने कम से कम ग्राम स्तर पर फैलाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, बेवजह बाहर न घूमें, और ख़ास तौर पर ये इन महाशय जैसा घमंड या फिर इन महाशय जैसी हरकत बिल्कुल न करें। तो पूरी मीडिया बुला लो, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, आप गाड़ी का। आप मीडिया की नहीं, मीडिया तो यहाँ है ही। गाड़ी का चालान कर दीजिए आप, और करेंगे। गाड़ी का चालान नहीं होगा, गाड़ी का चालान नहीं, आपका चालान। मेरा भी नहीं होगा। क्या मैं डके डाल गया होगा? नहीं होगा चालान, और नहीं लगा रहा हूँ मास्क। अरे करिए मुझे गिरफ्तार आप। गिरफ्तारी वाली बात है। वो लोग जो विज्ञान को नहीं जानते हैं, वो लोग जो साइंस को नहीं मानते हैं, वो यकीनन इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ये अति ज़्यादा जो हमारी भक्ति है उसमें लीन होकर के जो सच्चाई है उसको भूल बैठे हैं। तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें, अपने आप को सेफ रखें। घरेलू नुस्खे जो है, जो अफवाहें जो उड़ती हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, और सब्र करिए, हालात बेहतर होंगे। सरकारें काम कर रही है। बहरहाल इस पूरी स्थिति को जो बनाई गई, जो एक तरीके से आई है और एक तरीके से आने दी गई है, वो चाहे पिछले साल जब देश में 2020 में जब पहला कोरोना का जब केस आया था, उस समय मोदी जी का ट्रम्प साहब के साथ एक विशाल रैली हो, या इस समय जब हम इतने चरम पर है, इस बड़ी तादाद में जब जाने जा रहे हैं, वो तब मोदी जी की जो अलग अलग राज्यों में जो विशाल जनसभाएं हैं वो हो। तो इन सब पूरे चीज़ को देखते हुए कल ट्विटर चलाते हुए एक पोस्ट मुझे मिला जिसमें लिखा था, चुना है उसे जब कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर।
तो ये एक बहुत ही सटीक तरीके से जो पूरे के पूरा जो सरकारी विफलता है उसे एक तरीके से 2 लाइन में हम समेट सकते हैं। बहरहाल ये वक्त इस तरह की आलोचना का नहीं है, इसका हिसाब आने वाले वक्त में किया जा सकता है और निश्चित तौर पर जरूर होगा। उसके पहले अभी के समय में आप लोगों से निवेदन है कि घर पे रहें, बेवजह बाहर न निकले, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करते रहें और जो पोषक चीज़ें हैं वो जो उनका सेवन करें, अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रखें और इस मानसिक भ्रम से बिल्कुल दूर रहें और इसको बिल्कुल अब खुद पर हावी ना होने दे कि कोरोना जो है वो उससे कोई बच नहीं सकता है या फिर बहुत बड़ी आपदा है। ऐसा नहीं है, हमने इससे बड़ी आपदाएं देखी है और उसके बाद भी हम इससे पार निकल कर आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि सुरक्षित रहें, अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। नमस्कार दोस्तों।